नमस्कार। इसी विषय क्षेत्र को आगे बढ़ाते हुए हम शिक्षा मनोविज्ञान के कौन कौन से क्षेत्र हैं उनका विस्तार पूर्वक अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। इसी संबंध में महोदय स्किनर ने यह बताया है कि अधिगम के लिए शिक्षा मनोविज्ञान क्या कार्य करता है। अतः इनका कहना है कि सभी ज्ञान की प्रदत्त करने वाली जितनी भी विधियाँ प्रविधियाँ हैं उन सबको उस ज्ञान को सीखने में शिक्षा मनोविज्ञान प्रेरित करता है और इतना निपुण बनाता है कि वह कुशल होकर और उस कार्य को करने की ओर अग्रसर हो सके। इस स्थिति को उत्पन्न करने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान के जो विविध क्षेत्र हैं उनके अंतर्गत सर्वप्रथम वंशानुक्रम आता है। वंशानुक्रम के आधार पर यानी कौन सा व्यक्ति किस बालक किस वंश का है, उसकी स्थिति क्या है, उसका व्यवस्था के आधार पर उसमें कौन कौन से गुणों का आविर्भाव है, वह वंश के ऊपर निर्भर करता है। विकास की अवस्थाओं के बारे में अगर हम बात करते हैं तो विकास के आधार पर विकास की विविध अवस्थाएं होती हैं। मनोविज्ञान ये बताता है कि बालक को विविध अवस्थाओं से गुजरना होता है, जैसे शैशव अवस्था, फिर किशोर अवस्था और उसके बाद प्रौढ़ अवस्था। उन अवस्थाओं के आधार पर यानी शैशव, बाल, किशोर और प्रौढ़ अवस्थाओं के आधार पर वह धीरे धीरे जो उसमें विभिन्नताएं आती है, उसमें जो परिवर्तन आता है, उन परिवर्तनों के आधार पर यानी शारीरिक परिवर्तन भी होते हैं, मानसिक परिवर्तन भी होते हैं और साथ ही साथ संवेगात्मक भी परिवर्तन भी होते हैं जो उसके व्यक्तित्व पर और उसके विकास पर प्रभाव डालते हैं। इन संवेगों को, इन सब अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए मनोविज्ञान उन सब पर अध्ययन करने का प्रयास करता है और यह बताता है कि हम उसके अनुरूप यानी उसके विकास और वंश के अनुरूप जो आने वाले परिवर्तन और जो अवस्थाएं हैं उनको सामान्य बनाकर उसे कैसे उन्नति की ओर अग्रसर कर सकते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता, कोई भी व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है और उसकी विभिन्नता ही उसकी पहचान होती है। कोई अत्यंत क्रोधित होता है, कोई अत्यंत प्रसन्न चित्त रहने वाला होता है, कोई बिल्कुल किसी की समझ से परे ही होता है। तो इस तरह के जो व्यक्तित्व की विभिन्नताएं होती हैं, ये अलग अलग प्रवृत्ति ही उसकी विभिन्नता को जाहिर करती हैं। इन व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर ही बालक पर जो प्रभाव पड़ता है वह बालक के शारीरिक, मानसिक और उसके अतिरिक्त सामाजिक कई पहलुओं से प्रभावित होता है। उस प्रभाव के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो जो ये प्रभाव है व्यक्तिगत भिन्नता का, वह प्रभाव उसके संपूर्ण जीवन को प्रभावित करता है और उसी आधार पर उसके यानी कौन कौन सी भिन्नताएं हैं, उनके प्रकार क्या हैं, उनका स्तर क्या है, उनके कारण क्या है, उन कारणों के अनुरूप यानी उसकी विभिन्नताओं के आधार पर कैसे उसका अध्ययन अध्यापन आरंभ किया जाना चाहिए, उसको कैसा माहौल वातावरण प्रदान किया जाना चाहिए, इन सब की व्यवस्था करना मनोविज्ञान का क्षेत्र है, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है। इसी तरह व्यक्ति का व्यक्तित्व भी विविधता लिए हुए होता है। व्यक्तिगत भिन्नता भी अलग होती है क्योंकि स्वभाव पर आधारित होती है और व्यक्तित्व भी स्वभाव का ही एक स्वरूप होता है। इस स्वरूप के आधार पर उनका मनोविज्ञान का तो यह विषय क्षेत्र ही स्पेशल है। इस विशिष्ट अध्ययन क्षेत्र के आधार पर व्यक्ति में शील, गुण, सिद्धांत, उसके व्यक्तित्व के मापन की विधियां सबका अलग से निर्धारण करने का बताया गया है। उनके आधार पर हम विविध पक्षों को अगर देखें तो व्यक्तित्व के आधार पर ही व्यक्ति समायोजन कर पाता है या नहीं कर पाता है, वह कुसमायोजित है या सुसमायोजित है, वह आगे बढ़ सकता है या नहीं बढ़ सकता है। इन सब पहलुओं का अध्ययन करने के लिए हम जो मनोविज्ञान के शिक्षा मनोविज्ञान के आधार पर यह जानने का प्रयास करते हैं कि इसके कारण क्या हैं,
उसके सुसमायोजन और कुसमायोजन के कारण क्या है, उसमें इस तरह की आने वाली विविधताओं का कारण क्या है, और उन लक्षणों आदि को जान करके उसके बारे में उसको रोकथाम करने के प्रयासों का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। अब है विशिष्ट बालक। विशिष्ट बालक के बारे में अगर हम बोलें तो विशिष्ट बालक हर क्षेत्र में होते हैं। इन विशिष्ट बालकों को हम अगर आकलन की दृष्टि से देखें तो हमारे समाज में एक तो बहुत अधिक प्रतिभाशाली, कई बार ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं कि एक 5-7 साल के बच्चे ने, 10 साल के बच्चे ने संपूर्ण समूह को संबोधित करते हुए भगवत अध्ययन, भगवत गीता का पाठ किया, या फिर बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाएं आयु से अत्यधिक जिसका उसका योग्यता क्षेत्र नहीं होने के बाद भी उनको पास आउट किया, और पत्रिका आदि में उनके इंटरव्यू का प्रकाशन होता है। ये सब चीज़ें क्या जाहिर करती हैं कि ये सब ये बताती हैं कि वो विशिष्ट बालक है। अब वो विशिष्ट बालक के कारण क्या हैं, उसमें इस तरह के जो परिवर्तन आए हैं, अगर वह बालक मंद बुद्धि है, वह विशिष्ट है तो क्यों है, और विकलांग है तो उसके कारण उसके शरीर पर, उसकी मानसिकता पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, अगर वह अपराधी प्रवृत्ति का है तो वह क्यों है, ये सारे जो श्रेणियाँ हैं वो विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं। उन सब कारणों का पता लगाना और उसके आधार पर इन सबको लक्षणों को जानना, शिक्षा व्यवस्था करना कि हमें मंदबुद्धि के लिए कैसी शिक्षा व्यवस्था देनी चाहिए, और जो विशिष्ट प्रदर्शन करते हैं उनके लिए हमें कैसा माहौल देना चाहिए, आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों को सुधारने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इस तरह सभी को ध्यान में रखते हुए उनके लिए विशिष्ट शिक्षा क्षेत्र और अध्ययन विधियों का प्रयोग किया जाता है, और उस प्रकार से उनकी समस्याओं का समाधान करते हुए उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। फिर है अधिगम प्रक्रिया। अधिगम प्रक्रिया है यह शिक्षा मनोविज्ञान का मूल क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि बिना सीखे कुछ संभव ही नहीं है, और इनका कहना है कि व्यक्ति सीखता तब है जब स्वयं करता है। तो किसी भी कार्य को सीखने और करने के लिए, और जो व्यवहार के जनक हैं उनका भी यही मानना है कि अधिगम प्रक्रिया तभी संभव है। यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा व्यवहार के परिवर्तन से ही, यानी अधिगम क्या होता है, अधिगम के आधार पर किसी ने भी किसी चीज़ को सीखा, सीखने के बाद में जो व्यक्ति के आचरण में बदलाव आता है, सामान्यतः कहें कि हम पुराने फिल्मों के आधार पर या नवीनतम जो नायकों के आधार पर अगर हम देखें तो सर्वाधिक जनसंख्या अनुसरण करती है सलमान महोदय का, उनकी फिल्मों का, उनके रहने का स्टाइल का, और उसी तरह से डायलॉग बोलने का। ऐसे ही और भी अन्य पात्र होते हैं, कोई सन्यासियों का अनुसरण करता है तो कोई महापुरुषों का अनुसरण करता है और उन्हीं के अनुरूप आचरण जीने का प्रयास करता है। ये अधिगम प्रक्रिया व्यवहार में परिवर्तन लाती है, यानी व्यक्ति स्वयं ना हो करके उसके जैसे दिखने का, उससे जैसे बनने का, उसके पक्ष को अपने आप में उतारने का, सहेजने का प्रयास करता है। तो ये आने वाला परिवर्तन ही अधिगम होता है। और इस अधिगम के सिद्धांत, प्रकार और कौन कौन सी चीज़ें हैं, उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, और इस अधिगम को ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है, उसका स्थानांतरण कैसे किया जाता है, यह सब शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा जानने का प्रयास किया जाता है। और उन सब समस्याओं को जान करके बालक के अधिगम में किसी भी प्रकार की समस्या ना उत्पन्न हो, ऐसा वातावरण उसे देने का प्रयास किया जाता है। फिर है पाठ्यक्रम निर्माण। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बालक का विकास उसके विषय वस्तु पर, पाठ्य वस्तु पर आधारित होता है, और पाठ्य वस्तु समाज, देश और काल से प्रभावित होती है। कारण यह है कि जहाँ पर जैसा वातावरण होता है वहाँ पर वैसा ही शिक्षण दिया जाता है। यही कारण है कि पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो देश, काल और समाज के लिए उपयोगी हो, साथ ही साथ उद्देश्यों पर आधारित हो, यानी कौन से समय में कौन सी शिक्षा। अभी आपने देखा होगा कि कुछ समय के दौरान पूर्व में हमारे यहाँ भारतवर्ष में सेक्स एजुकेशन का कोई प्रावधान नहीं था,
वैल्यू एजुकेशन बीच में हटा दी गई थी। पहले हमारे यहाँ वैल्यू एजुकेशन पढ़ाई जाती थी, नीति साहित्य पढ़ाए जाते थे, और अब उन सबको ऐसे स्थान पर लाकर रख दिया कि सिर्फ पास करना अनिवार्य है। नतीजा सामने है कि आज व्यक्ति इन मूल्यों से दूर होता चला जा रहा है। आज जो उद्देश्यों के आधार पर अगर मांग देखी जाए तो कोरोना काल के अंतर्गत जितने भी धार्मिक सीरियल हैं वो पुनः चालू कर दिए गए हैं। कैसे भी सही, इच्छा से या अनिच्छा से, एक वातावरण तो देखने को मिल रहा है, वैल्यूज़ की शिक्षा तो मिल रही है कि भाई का भाई के प्रति, पिता का पुत्र के प्रति, और सभी का सबके प्रति, समाज के प्रति, देश और काल के प्रति, राष्ट्र के प्रति क्या उद्देश्य है। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए हमें और हमारे पाठ्यक्रम का अध्ययन किया जाता है कि हम कैसे इस तरह को ऐसा सिलेबस तैयार करें कि ऐसी पाठ्य वस्तु तैयार करें जिसके आधार पर बालक उसे सहजता से, सरलता से ग्रहण कर ले और उसकी आवश्यकताओं की भी पूर्ति हो जाए, और वह इतना प्रभावशाली हो कि बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करने में इतना प्रभावशाली हो कि वह उसके जीवन में दर्शित हो, दिखाई दे। इसके पश्चात है मानसिक स्वास्थ्य। अब सबसे बड़ी बात है कि यही अगर ठीक नहीं है तो फिर कोई भी प्रयास कर लीजिए। अब अगर व्यक्ति का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है तो फिर आप व्यवस्था जीवन की हो, चाहे उन्नति की हो या परिवार की हो, किसी भी व्यवस्था को संतुलित करने में प्रयासरत नहीं हो सकते, क्योंकि उत्तम मानसिक व्यवस्था, उत्तम पारिवारिक जीवन, उन्नति की ओर अग्रसर और सारी व्यवस्थाओं को कुशलता से करने का संचालन, एक आत्मविश्वास। और जो शिक्षा मनोविज्ञान है वह बालक को इन सब से जोड़ करके, और उसके अंतर्गत कई बार बालकों के मन में परिवार के कारण, समाज के कारण, शिक्षा क्षेत्र के कारण, बहुत पहले आपने ध्यान दिया होगा कि एक उदाहरण आया था कि बालक को बाथरूम में बंद करके उसकी हत्या कर दी गई थी किसी विद्यालय में। उसका बहुत बड़ा माहौल सामने आया था। ऐसे ही कई चीज़ें होती हैं, कई बालक इस विषपाठ्य वस्तु और इन सब के आधार पर अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं और आत्महत्या आदि का निर्णय ले लेते हैं। पारिवारिक दबाव जो अपन ऊपर पढ़ रहे थे, विशिष्ट बालकों का संपर्क, उनसे तुलना करना, तो कई चीज़ें होती हैं जो सामाजिक, शारीरिक, पारिवारिक, शैक्षिक, कई प्रकार की चीज़ें होती हैं जो बालकों को प्रभावित करती हैं। वो उनको तनाव में डाल देती हैं, कुंठाग्रस्त बना देती हैं, उनकी उन्नति में बाधक होती हैं और मानसिक संघर्ष को उत्पन्न करती हैं। इन सब कुंठाओं को, तनाव को दूर करने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान मदद करता है, उन कारण परिणामों को और उन्हें दूर करने के उपायों की ओर प्रेरित करता है, जिससे बालक का विकास, सर्वांगीण विकास हो पाए। इसी के आधार पर मानसिक स्वास्थ्य के पश्चात शिक्षण की विधियाँ। शिक्षा मनोविज्ञान का निर्धारण यह होता है कि सारी चीज़ें सीखने पर आधारित होती हैं, बालक की उन्नति पर आधारित होती हैं, और इनमें ये सब बालक को प्रभावित करती हैं। अतः शिक्षण विधियों को प्रभावशाली बनाने के लिए विविध विषयों के आधार पर कौन से विषय में कैसे पढ़ाना है। प्रारंभ में जो बाल्यकाल में व्यवस्थाएं होती है, आपने देखा होगा पंचम कक्षाओं तक रटंत विद्या का प्रभाव होता है। उसके पश्चात उनको समझाना, स्पष्टीकरण देना, विश्लेषण करना, लेकिन उनको भी अलग अलग तरीके से स्पष्ट करना। कहीं पर अगर प्रयोग की आवश्यकता है, अगर विज्ञान आदि विषय को पढ़ाना है तो हमें प्रयोग करना आवश्यक है। जब तक हम प्रयोग करके नहीं समझाएंगे तब तक वह चीज़ स्पष्ट नहीं होगी। अगर हम कहें कि अगर हम पुष्प की संरचना पढ़ाएं या नेत्र की संरचना पढ़ाएं विज्ञान के आधार पर, तो हमें शिक्षा मनोविज्ञान यह समझाता है कि पहले हम ये बताएं कि जो ज्ञान हमने प्रारंभिक काल में जो दिया कि शरीर के विभिन्न अंगों के ये नाम होते हैं, जैसे जैसे स्तर ऊपर हुआ, जैसे हमने बात की थी मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। अब आप उसी को अगर पकड़ सकते हैं तो मछलियाँ कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, उनमें क्या विशेषताएं होती है, उनके प्रकार क्या हैं, उनकी विविधता क्या है, उनकी संरचना क्या है,
उनकी प्रक्रियाएं क्या है। तो ये सब चीज़ें समझने और जानने के लिए जो विधियाँ और जो चीज़ें उत्पन्न की जाती हैं, उन नवीनतम विधियों को उपयोगी बनाने के लिए किस विषय के लिए हमें कैसे अध्ययन अध्यापन करना है, ये सब समझाने का और प्रेरित करने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान हमें प्रेरणा देता है, ताकि इन विधियों के द्वारा हम बालक को कम समय में और कम मेहनत से करके सीखो इस ओर प्रेरित कर सकते हैं। क्योंकि सीखने में 3 चीज़ें काम करती हैं हमारी, यानी दिल, दिमाग और कार्यशैली। जब तक कोई चीज़ हमारे यानी हेड, हैंड और हार्ट तीनों काम नहीं करेंगे, तब तक हमारे व्यवहार में परिवर्तन प्रदर्शित नहीं होता। क्योंकि कोई भी चीज़ होगी, छोटे से बालक को कौन सिखाता है रटना, गाने गाना? कोई नहीं सिखाता। लेकिन वो आप उसको अपने अध्ययन अध्यापन का पाठ्य वस्तु को तो बड़ी रटवाते हैं, हम उसको डरा कर, धमका कर, लालच देकर उसको पढ़ाने का प्रयास करते हैं। लेकिन गाने उसको कहते हैं आज बेटा ये गाना याद करना, लेकिन नहीं, वो स्वयं कर लेता है। क्योंकि जब तक हमारी ये तीनों इंद्रियां साथ नहीं होती हैं, तब तक हमारे व्यवहार में परिवर्तन नहीं होता। और परिवर्तन ही कैसे करना चाहिए, कैसे हम उसको प्रभावशाली बनवाते हैं, यानी उसको इस तरह से जागृत करना और बताना। जब बालक गाना गाता है तो उसकी क्रियाएं अपने आप होने लगती हैं करके। तो जो उसके हाव भाव, जो उसकी प्रक्रियाएं होती हैं, उन प्रक्रियाओं से क्या प्रदर्शित होता है कि जब तक हम तीनों चीज़ों से यानी ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष का समावेश नहीं होगा, तब तक हम किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरित नहीं हो सकते। क्योंकि व्यवहार में प्रदर्शन तभी होता है जब ज्ञान का संबंध भावों से होता है। निर्देशन व परामर्श। निर्देशन और परामर्श का अत्यधिक महत्व है। आजकल जो बच्चों में अवसाद, तनाव, कुंठा, आत्महत्याओं के प्रति प्रेरित होना, मुझे बस अव्वल ही बनना है और कुछ नहीं करना, मैं ऐसा हो ही नहीं सकता, इस तरह की भावनाओं के कारण अगर छोटी सी चोट लग जाती है तो वो बड़ा और खतरनाक निर्णय लेकर के अपना समापन भी कर लेता है। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान का यह मानना है कि उसको उचित दिशा निर्देश प्रदान करना, जिससे बड़े बड़े वैज्ञानिकों का मानना है कि आजकल काउंसलिंग का और गाइडेंस का अत्यधिक इस क्षेत्र में प्रबल प्रभाव है। बालक दिशाहीन होता है। हर जगह पर आपने देखा होगा करियर काउंसलिंग क्यों होती है? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है। विदेशों की तरह हमारे यहाँ तो ऐसी व्यवस्था है ही नहीं कि बच्चे को जो अच्छा लगे वो वहाँ जाए और वहाँ अपने कार्य का चयन करे। यहाँ पर तो अगर माँ डॉक्टर नहीं बन पाई है तो वो प्रयासरत रहती है कि उसका पुत्र उसके स्वप्न पूरे करे या उसकी पुत्री अपने स्वप्न पूरे करे। इस तरह की जो बातें होती हैं वो उन्हें अवसाद की ओर ले जाती हैं। ये आवश्यक नहीं है। अतः निर्देशन और परामर्श के द्वारा सभी मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, व्यवसाय का क्षेत्र हो या व्यक्तिगत किसी कार्य को करने का निर्णय हो, उन सब में उसको उचित अनुचित चयन करने की जो योग्यता उत्पन्न करता है, उसकी उन्नति हेतु जो मार्गदर्शन करता है, उसको सफलतम बनाने में, उसको उन्नतिशील जीवन देने में इस निर्देशन और परामर्श का महत्व होता है। क्योंकि कोई कम नहीं होता है। हर व्यक्ति, हर बालक अपने आप में विशिष्टता लेकर जन्म लेता है, बस पहचान नहीं होती है। कभी कभी पहचान होने के पश्चात वातावरण उचित नहीं होता है और वह दिशाहीन हो जाता है, अवसादग्रस्त हो जाता है। परीक्षाएं अवश्य कठिन होती है, लेकिन हार नहीं माननी चाहिए। क्योंकि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा रूता बेफल होए। आप सोचें कि समय आपको आज चाहिए, आज नहीं, जब समय आएगा तभी मिलेगा। आप ये सोचें कि हो सकता है आपके प्रयास में कोई कमी रह गई हो, आपको ज्ञात ही नहीं हो। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो ही सफलता की ओर अग्रसर हो पाएंगे। मापन एवं मूल्यांकन।
किसी भी उपलब्धि को आकलित करने के लिए हमें आंकड़ों की विविध प्रकार के परीक्षणों की आवश्यकता होती है। शिक्षा मनोविज्ञान हमें ये बताता है कि बुद्धि का मापन कैसे करें, किसी में किसी की समायोजन उपलब्धि, तो उसके लिए विविध शिक्षा मनोविज्ञान में विविध टेस्ट होते हैं। इंटेलिजेंसी टेस्ट, एडजस्टमेंट टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, ऐसे ही गणितीय भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं। इन टेस्ट और रिसर्च के आधार पर, प्रयोगों के आधार पर ये सारी चीज़ें करने का प्रयास किया जाता है, जिससे बालक की योग्यता और उसके परसेंटेज के आधार पर उसके कारण परिणामों को जानकर उसमें सुधार और आगे की ओर प्रेरित करने के लिए उसके विश्वास को उत्पन्न करने का प्रयास किया जाता है। अब ये सारी चीज़ें समूह गतिशीलता और अनुसंधान, ये विविध रिसर्च आदि प्रक्रिया भी इसी से जुड़ी हुई है और हमारे संपूर्ण एक्टिविटीज़ भी इसी से जुड़ी हुई हैं, जो सामाजिक हों, शैक्षिक हों, व्यावसायिक हों, जो समूह के अंतर्गत किए जाने वाले पारिवारिक कार्य आदि हैं, उन सब का नेतृत्व, समायोजन आदि करना भी कैसे किया जाना चाहिए, यह सब शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा ही बताया जाता है। अब कक्ष में शिक्षण के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की क्या उपयोगिता है, क्या महत्व है और क्या अनुप्रयोग किए जाने चाहिए, इसके लिए जेम्स ड्रेवर का ये मानना है कि शैक्षिक समस्याओं का समाधान बिना इसके असंभव है। शिक्षा मनोविज्ञान के असंभव है। जब तक शिक्षा मनोविज्ञान का हस्तक्षेप नहीं होगा, अन्य क्षेत्रों के साथ साथ शिक्षा में भी इसका अत्यधिक महत्व है। अब एक शिक्षक के लिए क्या होना चाहिए? शिक्षक अपने अपने विषय में विशेषज्ञ होना चाहिए, महारत हासिल किए होना चाहिए, सब्जेक्ट एक्सपर्ट होना चाहिए। उसके साथ साथ वह अवस्थाओं के अनुरूप, जैसे अपन देखते हैं कि प्राइमरी टीचर अलग होते हैं, अपर प्राइमरी टीचर अलग होते हैं, कॉलेज के अलग होते हैं, और सब अपने अपने हिसाब से अपने अपने विषयों का निष्ठापूर्वक संचालन करते हैं। जितना उनके पास होता है उससे अत्यधिक देने का प्रयास करते हैं। तो साथ ही जब वो देते हैं तब उन बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, जैसे आज ये निर्णय ले लिया गया कि सभी ऑनलाइन पढ़ाएंगे, लेकिन जरूरी तो नहीं कि सबके पास सारे संसाधन हो, तो फिर ये कैसे संभव होता है? उसके आंकड़े अभी कुछ दिन पूर्व पत्रिका में भी आए थे। राजकीय विद्यालयों द्वारा लिया गया निर्णय, विश्वविद्यालयों द्वारा लिया गया निर्णय, तो हमें यानी आवश्यकता तो है, लेकिन उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समस्याएं कौन कौन सी हैं, उन समस्याओं को जानना, उसके लिए हमें किस प्रकार से व्यवस्थाएं दे सकते हैं, उन सब चीज़ों को सोचना और उसके सर्वांगीण विकास और सबको साथ लेकर चलने की प्रक्रिया को प्रबल बनाना, साथ में अनुशासन भी स्थापित करके रखना, इस सब के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का उपयोग और महत्व एक शिक्षक के लिए अत्यधिक है। फिर बालक, शिक्षार्थी के लिए भी उतना ही अहम है शिक्षा मनोविज्ञान, क्योंकि सबसे पहले अपन ने बात की थी कि वंशानुक्रम, जाति, वर्ग और वंश का प्रभाव बालक पर होता है। हमारे यहाँ जो स्कूलों का प्रचलन है उसमें आज ऐसी फिर भी बदलाव हो सकता है, लेकिन हम ये अगर देखें तो सर्वाधिक शोचनीय या निंदनीय विषय यह होता है कि लोगों की मानसिकता यही है, अजी सरकारी स्कूल में तो गरीब लोग पढ़ते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। गोदड़ी में भी लाल निकला करते हैं। जरूरी नहीं है कि जिनको संसाधन मिलते हैं, उचित व्यवस्थाएं मिलती हैं, वही आगे बढ़ा करते हैं। जिनमें जज्बा और जुनून होता है, जिनमें आत्मविश्वास होता है, वे स्वयं सही दिशा निर्देश मिलने पर आगे बढ़ जाया करते हैं। अतः मात्र उनको वातावरण देना, उनकी मानसिक क्रिया और योग्यता के और क्षमता को ध्यान में रखते हुए, उनकी रुचि को ध्यान में रखते हुए अगर एक अध्यापक, एक शिक्षक शिक्षार्थी को सही दिशा निर्देश दे तो सब कुछ संभव हो सकता है। फिर इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपयोगिता और अनुप्रयोग है शिक्षा व्यवस्थाओं का। शिक्षा व्यवस्थाओं का उद्देश्य
अपने आप में अहम है। व्यवस्थाएं ऐसी होनी चाहिए। इन्हीं व्यवस्थाओं को देने के लिए उन्होंने आयोजन किए कि जो अव्वल आएगा उनको लैपटॉप दिया जाएगा, स्कूटी दी जाएगी, साइकिलें दी जाएगी, भोजन, दूध आदि व्यवस्थाएं सरकार ने बालकों के लिए पुस्तकों की व्यवस्था की कि किसी न किसी बहाने उनका जो वास्तव में ऐसे स्तर के हैं और उसको सुधारने के लिए वहाँ की व्यवस्थाओं में गुणवत्ता लाने के लिए विविध योजनाएं भी चालू की गई। इसके लिए पाठ्यक्रम के साथ साथ वहाँ की व्यवस्थाओं को, विद्यालयों के वातावरण को भी सुधारना अति आवश्यक है। हमारे यहीं पर एक विद्यालय है, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने मंत्रियों ने गोद लेकर के उस सरकारी विद्यालयों की स्थितियाँ सुधार सकते हैं। उनको ऐसा बना सकते हैं कि जो आसपास के लोग हैं वो देखकर अचंभित हो जाएं कि वास्तव में ये भी विद्यालय हैं जहाँ बालकों के सर्वांगीण विकास और सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है। उन्हें अनुशासित जीवन जीने और उनके व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए ये जो शिक्षा व्यवस्था है वह उनका अच्छी नवीनतम विधियों से जोड़ती है, नवीनतम सुविधाएं देती हैं, अच्छे शिक्षक देती हैं जिससे अच्छे शिक्षार्थी तैयार हों। इस प्रकार मनोविज्ञान का सभी क्षेत्रों में अपना अहम योगदान है। धन्यवाद।